स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे लैक्टेशन के बारे में, यानी कि दुग्ध स्त्रावण के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो कि जब प्रसव की क्रिया के द्वारा नवजात शिशु का जन्म हो जाता है तो जो मैमल्स हैं यानी कि जो स्तनधारी हैं उनके मादा सदस्य के अंदर उनके स्तन के द्वारा दुग्ध का स्त्रावण होता है और जो नवजात शिशु को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। और हम ये मानते हैं कि माता के द्वारा जो ये दुग्ध उत्पन्न किया जाता है ये नवजात शिशु के लिए एक पूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है। तो आज अपने इसी लैक्टेशन के बारे में, यानी कि जो दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि प्रसव के ठीक बाद प्रारंभ होती है। तो अगर हम बात करें दुग्ध स्त्रावण की यानी कि लैक्टेशन की, तो मैं आपको कहूंगा कि एक्टिव पीरियड ऑफ लैक्टेशन जो है, यानी कि एक्टिव लैक्टेशन जो पीरियड है, यानी कि वो समय जिस दौरान माता के द्वारा दुग्ध का स्त्रावण किया जाता है, वो टाइम पीरियड कौन सा होता है? प्रसव के लगभग 4 से 6 महीने बाद का जो समय है वो। कहने का मतलब जब नवजात शिशु का जन्म हो जाता है तो उस नवजात शिशु की माता के द्वारा लगभग 4 से 6 महीने बाद तक जो है वो दुग्ध का स्त्रावण होता रहता है और उस नवजात शिशु को उससे पोषण की प्राप्ति होती रहती है। आगे देखते हैं कि जो एक्टिव लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी कि वो समय जिस दौरान माता की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण हो रहा होता है, उस दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सस्पेंडेड रहता है, यानी कि जो आर्तव चक्र है वो क्या रहता है? अस्थायी रूप से रुका हुआ रहता है, जिसके बारे में हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो उस दौरान भी ये चीज़ हमने देखी थी कि इस दौरान जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या रहेगा? सस्पेंडेड रहेगा। और इस कंडीशन को लैक्टेशन एमेनोरिया भी बोला जाता है। मेनोरिया का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो, उसे मेनोरिया कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेनोरिया। एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या है? सस्पेंडेड है, वो रुका हुआ है, इसका अभाव है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्टिव लैक्टेशन पीरियड जो है वो क्या माना गया है? प्रसव के बाद के लगभग 4 से 6 महीने का जो समय है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव लैक्टेशन पीरियड कहेंगे। और इस दौरान जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या रहेगा? सस्पेंडेड रहेगा और इस कंडीशन को अपने लैक्टेशन एमेनोरिया कहेंगे। आगे बात करते हैं कि यहां पर मैंने आपको ये कहा कि जो एक्टिव लैक्टेशन पीरियड है, यानी कि जिस दौरान माता के द्वारा दुग्ध का स्त्रावण हो रहा है, उस दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है? रुका हुआ है, ठीक है। तो अब बात आती है कि यहां पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुकता क्यों है? इसके रुकने के पीछे का रीजन क्या है? तो अगर हम इसके रीजन की बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं जो मिल्क सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो एंटागोनिस्ट होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर बात की कि जो एक्टिव लैक्टेशन पीरियड है, यानी कि जिस दौरान माता के द्वारा दुग्ध स्त्रावण की क्रिया हो रही है, उस दौरान जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है? सस्पेंडेड रहता है, रुका हुआ रहता है। तो अब अगर हम बात करें कि इस दौरान ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है PRL के द्वारा जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी होता है, यानी कि ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को जो है वो रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? मेमरी डक्ट जो है उसकी ग्रोथ करवाता है। जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर जब कोई गर्भस्थ शिशु माता के गर्भाशय के अंदर मौजूद है फीमेल के रूप में, तो उसके अंदर क्या है? एस्ट्रोजन जो है वो तो क्या करवाएगा? मेमरी डक्ट की ग्रोथ करवाएगा और प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेमरी लॉब की
जो है वो फॉर्मेशन करवाएगा या ग्रोथ करवाएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शो किया, ये जो है पार्ट, ये तो है मेमोरी डक्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो किसके थ्रू ग्रो होता है? एस्ट्रोजन के कारण। ये वाला डक्ट वाला पार्ट, इसको तो कौन ग्रोथ करवाता है? एस्ट्रोजन। और ये लॉब वाला जो पोर्शन है इसकी ग्रोथ कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन, मेमोरी लॉब वाला ये। ठीक है, तो हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सस्पेंड होने के पीछे का रीजन कौन है? मेनली वो है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन क्यों है? क्योंकि ये एंटागोनिस्ट होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इनका विरोध किया जाएगा तो उसके कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है वो मेमोरी डक्ट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेमोरी लोब की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में देखते हैं कि जो प्रोलैक्टिन है इसका सिक्रीशन किया जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि जो पीयूष ग्रंथि की अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, ऊपर की तरफ तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस के साथ इस तरह से एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि जुड़ी हुई होती है इनफंडिबुलम के द्वारा, जिसे अपने नाम देते हैं पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि के यूं दो भाग माने गए हैं। ये वाला भाग हम मान लेते हैं अग्र और ये मान लेते हैं पश्च। तो इसमें से अग्र वाला जो भाग होता है इसे एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, और पश्च वाला जो भाग है इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका सिक्रीशन किसके द्वारा किया जाता है? अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा किया जाता है। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिंथेसिस के लिए, यानी कि जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके अंदर दुग्ध का जो संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और जिसका सिक्रीशन किसके द्वारा करवाया जाता है? अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट के द्वारा। और दूसरा हार्मोन जो है वो मेन रेगुलेट करता है इस लैक्टेशन को, और वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क इजेक्शन यानी कि उसके निष्कासन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं। एक तो स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या हो रहा है? दुग्ध का निर्माण, और इस क्रिया को तो कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जब स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण हो जाएगा तो इसके बाद अब इनको स्तन से क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा, ताकि नवजात शिशु को जो है वो उपलब्ध हो सके। और इस बने हुए दुग्ध को स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालने की जो क्रिया है, यानी कि जो इजेक्शन की क्रिया है, वो किसके द्वारा संपन्न होती है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा संपन्न होती है। यही कारण है कि आपने नोटिस भी किया होगा कि घरों के अंदर जो हमारे पास पालतू पशुओं के रूप में जैसे गाय भैंस वगैरह हैं, उनके द्वारा जब कई बार दुग्ध का निष्कासन नहीं होता है तो इसलिए उनको क्या है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उनके अंदर मिल्क इजेक्शन जो है वो आसानी से हो सके। तो वो रोल यहाँ पर भी ये ऑक्सीटोसिन जो है वो प्ले कर रहा है कि इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? मिल्क इजेक्शन की क्रिया करवाई जाती है, इनके स्तन ग्रंथियों के अंदर जो निर्मित दुग्ध है उनको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने शो किया है, वैसे तो हमने डिटेल के अंदर तो जब मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि के बारे में बताया था तो पूरा डायग्राम हमने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने एक इसका छोटा सा पार्ट जो है वो ड्रॉ किया है। तो ये मेमोरी एल्वेलाई है, ये पूरी मेमोरी लोब है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो तो क्या करेगा? यहाँ पर मौजूद जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके अंदर दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करेगा, मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। और जब मिल्क का सिंथेसिस हो जाता है तो यहाँ से इस डक्ट के द्वारा उस मिल्क को बाहर निकालने का जो कार्य किया जाएगा यूं, वो कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन करवाएगा। और जिसका स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। अगर मैं इस ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो पीयूष ग्रंथि का पार्ट है वो कौन सा है? पश्च पीयूष ग्रंथि है, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस है। और इस न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन्स जो हैं वो स्त्रावित होते हैं, जिनमें से एक तो है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन।
लेकिन रियलिटी के अंदर ये एडीएच और जो ऑक्सीटोसिन है, इन दोनों ही हार्मोन्स का जो सिंथेसिस है या जो निर्माण है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा न होकर के किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा होता है, ऊपर वाले पोर्शन से। और बाद में हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरल सेल्स होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनके द्वारा इनको कहां पहुंचा दिया जाता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर, जहां पर ये क्या होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। और इसके बाद यहां से फिर ये ब्लड के माध्यम से अपने टारगेट जो स्थल हैं या टारगेट जो ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया लैक्टेशन का हार्मोनल कंट्रोल, जिसके अंदर आपने देखा कि प्रोलैक्टिन जो है, जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होता है, ये तो रेस्पॉन्सिबल है मिल्क के सिंथेसिस के लिए यानी कि संश्लेषण के लिए, और जो ऑक्सीटोसिन है जो कि सिक्रेट होता है पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के इजेक्शन के लिए यानी कि स्तन ग्रंथि से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब हमने आगे शो किया है पूरे पाथ को कि यहाँ पर मिल्क का सिंथेसिस हुआ, फिर यहाँ पर मिल्क को कलेक्ट यानी कि संग्रहित किया गया, और उसके बाद इस डक्ट के माध्यम से वो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अगर हम पाथ की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई यानी कि जो स्तन कूपिकाएं हैं, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। तो एल्वेलाई के अंदर जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके अंदर क्या होगा, दुग्ध का निर्माण यानी कि मिल्क सिंथेसिस की क्रिया होगी, किसके प्रभाव से, प्रोलैक्टिन के प्रभाव से। इसके बाद ये एल्वेलाई जो है ये आपस के अंदर मिल करके एक लॉब का निर्माण करती है या एक मेमरी जो ट्यूब्यूल है उसकी फॉर्मेशन करती है, और ये मेमरी ट्यूब्यूल जो है वो आगे चल करके मेमरी डक्ट के अंदर खुलती है, और मेमरी डक्ट जो है वो आगे चल करके एक फूला हुआ भाग बनाती है जिसे हमने मेमरी एम्पुला नाम दिए है, और ये मेमरी एम्पुला आगे चल करके लैक्टिफेरस जो डक्ट है उसके अंदर आकर के खुलती है, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो आगे चल करके स्तन के अग्र भाग के अंदर मौजूद एक उभरी हुई संरचना जिसे अपने निपल कहते हैं उसके अंदर आकर के खुलती है। और इन सब भागों को हमने जब स्तन का पूरा डायग्राम या ब्रेस्ट का जब अपने ने पूरा डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर इसको देखा था, और इसका ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर डायग्राम के रूप में भी रिप्रेजेंट किया है कि ये है मेमरी एवोलाई यानी कि स्तन कूपिका, ये वाला पोर्शन। ये देखो छोटी छोटी स्तन कूपिकाएँ हैं ये, और इन स्तन कूपिकाओं ने मिल करके क्या बना दिया, मेमरी लॉब या मेमरी ट्यूब्यूल। और ये मेमरी लॉब जो है वो आगे किसके अंदर खुल रही है, एक डक्ट के अंदर, ये वाली डक्ट, और इस डक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट जो है वो आगे किस में खुल रही है, एक फूले हुए भाग जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला। तो ये मेमरी डक्ट जो है वो आगे की तरफ एक फूली हुई स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है जिसे हम क्या कहेंगे, मेमरी एम्पुला। और मेमरी एम्पुला जो है वो आगे की तरफ एक नलिका के अंदर खुलती है जिसको हम क्या कहेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट आ गई, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो बाहर की तरफ किसके अंदर खुलती है, निपल के अंदर। तो इसलिए अगर हम मिल्क का पाथ देखें तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती है मेमरी एवोलाई के अंदर, जहाँ पर क्या होता है, मिल्क का सिंथेसिस होता है। और इसके बाद ये मेमरी एवोलाई मिल करके किसका निर्माण करती है, मेमरी लॉब का, और मेमरी लॉब फिर आगे किसके अंदर खुलेगी, मेमरी डक्ट के अंदर। मेमरी डक्ट किस में खुलेगी, एम्पुला के अंदर, और एम्पुला जो है वो किसके अंदर खुलेगा, लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो किसके अंदर खुल जाएगी, निपल के अंदर खुल जाएगी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये डक्ट वाला जो पोर्शन है वो उसको ग्रोथ करवाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एस्ट्रोजन के द्वारा, और ये लॉब वाला जो पार्ट है इसकी ग्रोथ करवाई जाती है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। तो ये हमने देखा। अब थोड़ा आगे और डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि जो गर्भावस्था का 5वां सप्ताह होता है उससे लेकर कि जब गेस्टेशन पीरियड की अगर अपने बात करें यानी कि गर्भावधि की, तो उस दौरान जब गर्भावधि का 5वां वीक आता है, 5th सप्ताह है, तो उस दौरान जो है वो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका स्रावण प्रारंभ हो जाता है। और वो कब तक चलता है, जब तक इस गर्भस्थ शिशु का प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म ना हो जाए।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव तक की जो क्रिया है, इस दौरान अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके बारे में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी दौरान जो प्लेसेंटा है, इसके द्वारा भी एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, और वो कौन सा हार्मोन है, HCST, यानी कि ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। HCST यानी कि ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, और ये दुग्ध स्रावण के अंदर क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब प्रसव की क्रिया के द्वारा नवजात शिशु का क्या हो गया, जन्म हो गया, तो नवजात शिशु का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद नवजात शिशु क्या करेगा, स्तन का चूषण करेगा, उसकी सकिंग करेगा। और जब वो नवजात शिशु जो है वो स्तन को चूसता है, चूषण की क्रिया करता है, तो उसके कारण जो है वो एक तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होता है माता के शरीर के अंदर। देखो हुआ क्या कि नवजात शिशु का जन्म हुआ, उसके बाद जब नवजात शिशु जो है वो स्तनपान करता है, यानी कि चूषण की क्रिया करता है, सकिंग करता है, तो उसके कारण माता के शरीर के अंदर एक तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होता है, एक न्यूरोसेंसरी जो स्टिमुलेशन है वो उत्पन्न होता है। और इस तंत्रिकीय संवेदी आवेग के कारण जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव हो जाता है, और इस हाइपोथैलेमस के द्वारा अब पश्च पीयूष ग्रंथि यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसको स्टिमुलेट किया जाता है ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के लिए। कहने का मतलब जब शकिंग की जाएगी तो उसके कारण क्या है, एक तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होगा, और उस आवेग के परिणाम स्वरूप अब जो पश्च पीयूष ग्रंथि है वहां से ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या होगा, सिक्रीट होगा, बाहर आएगा। और इस ऑक्सीटोसिन को अब ब्लड के द्वारा या रुधिर के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, स्तन ग्रंथियों तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके कारण एवोलाई जो है, ये कुपिका जो है, इसकी मसल्स जो है उसके अंदर संकुचन होगा, और जब ये सिकुड़ेगी तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर भरा हुआ जो मिल्क है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आएगा। तो वही क्रिया होती है कि जब नवजात शिशु स्तन से चूषण करता है तो इसके द्वारा एक तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस जो है वो पश्च पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। और अब ये ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड के द्वारा स्तन ग्रंथियों के अंदर पहुंचकर वहां पर जो उसकी कुपिकाएं हैं उनके अंदर संकुचन को प्रेरित करता है, और जब वो संकुचित होती हैं तो इनके अंदर मौजूद जो दुग्ध है वो आगे की तरफ, इसका डक्ट वाला जो पार्ट है, नलिका वाला जो भाग है, उसके अंदर प्रवाहित होने लगता है, और अंत में यहाँ से दुग्ध जो है वो क्या आ जाता है, बाहर। और जब दुग्ध बाहर आएगा तो नवजात शिशु को जो है वो क्या हो जाएगा, दुग्ध उपलब्ध हो जाएगा। ये क्रिया आपने जब जो पालतू पशु है जैसे गाय भैंस वगैरह है, उनका जब दुग्ध निकालते हैं, दूध निकालते हैं, तो उस दौरान भी आपने नोटिस की होगी कि दुग्ध निकालने से पहले जो उनके स्तन हैं उनको सहलाया जाता है। तो जब वहाँ पर उनके स्तन को सहलाया जाता है तो उस दौरान उस पशु के अंदर भी तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो है वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, और उस ऑक्सीटोसिन के द्वारा अब दुग्ध को जो है वो वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो ये क्रिया जो है वो माता के शरीर के अंदर भी होती है। तो ये जो है वो पूरी प्रोसेस जो है वो एक न्यूरल कंट्रोल के अंदर रहती है। ठीक है। तो इसके बाद कुछ जर्नल बातें जो हैं वो मैं आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर जिन हार्मोन्स के बारे में हमने चर्चा की उनके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन कर लेते हैं। कि अगर मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि की, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, पीयूष ग्रंथि को हमने दो भागों के अंदर बांटा, ये इसका अग्र भाग है और ये इसका पश्च भाग है। जो अग्र भाग होता है उसको हम क्या कह देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कह देते हैं, और जो पश्च भाग है उसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कह देते हैं। अब ध्यान से सुनना कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि का जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, एक तो है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिनका वास्तविकता के अंदर सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। लेकिन इनको सिक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन।
अब ये माना जाता है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन क्या है, इमोशनल हार्मोन है। इमोशनल हार्मोन का मतलब जब बच्चा जो है वो स्तनपान करता है तो उस दौरान जो है वो माता के अंदर इमोशंस उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण जो है वो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं दुग्ध स्रावण के बारे में, तो देखो अगर हम बात करें दुग्ध स्रावण की, तो मैं ये कहूंगा कि दुग्ध स्रावण की जो क्रिया है वो एक कंडीशनल रिफ्लेक्स है, यानी कि प्रतिबंधित प्रतिवर्त है। कंडीशनल रिफ्लेक्स है यानी कि प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, और इसे दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो आता है सकिंग रिफ्लेक्स और दूसरा आता है इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो इसका मतलब समझते हैं। मैंने कहा कि दुग्ध स्रावण की क्रिया जो है वो एक प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, यानी कि कंडीशनल रिफ्लेक्स है। कंडीशनल रिफ्लेक्स या प्रतिबंधित प्रतिवर्त का मतलब है कि यहां पर दुग्ध स्रावण की जो क्रिया है वो कुछ क्रियाओं से जुड़ी हुई है। और किन किन क्रियाओं से जुड़ी हुई है कि इसके अंदर क्या है, एक तो सकिंग रिफ्लेक्स होता है। सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब जब नवजात शिशु स्तन का चूषण करता है उससे, और दूसरा इजेक्शन रिफ्लेक्स कि इसके द्वारा जो है वो दुग्ध बाहर स्रावित होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कहा कि जो दुग्ध स्रावण की क्रिया है वो एक प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, यानी कि कंडीशनल रिफ्लेक्स है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सकिंग रिफ्लेक्स, यानी कि जब बच्चा जो स्तन ग्रंथि का चूषण करता है, और दूसरा आता है इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि जब ये सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, यानी कि जब बच्चा चूषण करेगा तो उसके कारण जो है वो दुग्ध बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कशन करें तो एक नाम आता है और वो है कोलास्ट्रम या कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम या कोलास्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि माता के द्वारा प्रारंभिक कुछ दिनों में स्रावित दुग्ध जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम या कोलास्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब नवजात शिशु का जन्म हो जाता है प्रसव की क्रिया के, तो इसके जन्म के कुछ दिनों बाद तक, यानी कि 4-5 दिन तक, जो प्रारंभिक कुछ दिन है उस दिनों के दौरान जो माता के द्वारा स्रावित दुग्ध है उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और वो है कोलास्ट्रम या कोलेस्ट्रम। हिंदी के अंदर इसको खीस भी कहते हैं। ठीक है, और ये नवजात शिशु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से एक एंटीबॉडी IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन A मौजूद होती है, और जो नवजात शिशु के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा का विकास करती है। ठीक है, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि जो माता के द्वारा प्रारंभिक कुछ दिनों के अंदर जो स्रावित दुग्ध है जिसको अपने कोलेस्ट्रम या कोलास्ट्रम कहते हैं, ये कॉमन बात है, हर जगह आपको मिल जाएगी, कोलास्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है? मुख्य रूप से IgA मौजूद होती है, और ये क्या मिल जाती है? बच्चे को उपलब्ध हो जाती है। अब बात आती है कि इसके द्वारा जो प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है वो कौन सी प्रतिरक्षा है?
ठीक है। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी को मोस्टली जो है वो आगे दो पार्ट के अंदर हम बांट रहे हैं यहाँ पर। एक तो है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। तो अब बात आती है कि जो कोलेस्ट्रम के अंदर मौजूद इम्यूनोग्लोबिन ए है, ये नवजात शिशु को उपलब्ध हो गई और इसके कारण अब बच्चे के अंदर क्या आ गई, प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास हो गया। और ये प्रतिरक्षा जो आई है, यानी कि जो इम्यूनिटी है, वो किस प्रकार की है, एक्टिव है या पैसिव है। अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो हम ये कहेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर उस व्यक्ति का स्वयं का इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करे, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन करे और एंटीबॉडी वगैरह का निर्माण करे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बाहर से रेडीमेड जो एंटीबॉडी है वो उपलब्ध करवा दी जाती है, तो उस स्थिति के अंदर उसके खुद का स्वयं का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो निष्क्रिय रहता है। इसलिए हम उसको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर जब ये कोलेस्ट्रम नवजात शिशु को उपलब्ध हो रहा है, यानी कि इसके अंदर मौजूद ये IgA जो है वो नवजात शिशु को उपलब्ध हो रही है, इसका मतलब उस नवजात शिशु को बाहर से तैयार की गई, जो कि माता के शरीर में तैयार हुई है, वो IgA जो है वो डायरेक्टली उपलब्ध हो रही है एंटीबॉडी। उसके खुद के इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं करना पड़ रहा, जो कि अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। इसलिए हम इस इम्यूनिटी को किस में रखेंगे, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो कोलेस्ट्रम है, जो कि माता के द्वारा प्रारंभिक कुछ दिनों के अंदर स्रावित दुग्ध है, उसको जब बच्चे को उपलब्ध करवाया जाता है तो उस बच्चे को उसके माध्यम से IgA इम्यूनोग्लोबिन ए या एंटीबॉडी ए जो है वो उपलब्ध होती है। और ये इस बच्चे के अंदर पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का विकास करती है। ठीक है। इसी के साथ साथ अब ये चैप्टर जो है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर के अंदर बात की थी गैस्ट्रेशन की, यानी कि गर्भावधि की। ठीक है। अगर मैं गर्भावधि की बात करूं, गैस्ट्रेशन पीरियड की बात करूं, तो इसके बारे में कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जैसे NCERT वगैरह के अंदर 280 डेज यानी कि 280 दिन, और जो RBC की बुक देखोगे वो दे रही है 266 डेज। लेकिन अगर अपने जनरली अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर 280 प्लस माइनस 7 जो है वो लगभग होते हैं। ये है इसका गैस्ट्रेशन पीरियड। और अगर गैस्ट्रेशन पीरियड से रिलेटेड अगर मैं एक बात और करूं, जिसके बारे में कई बार जो है वो क्वेश्चन आ भी जाता है, और वो ये है कि अगर हम बात करें मनुष्य की, तब तो मनुष्य के अंदर तो जो गर्भावधि है वो लगभग 9 मंथ या 280 दिन, या फिर जो आपके RBC की बुक जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 266 दिन, तो वो है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक वर्टिब्रेट जो है सैलामेंडर एट्रा, सैलामेंडर की जो है वो एट्रा एक स्पीसीज है। इस सैलामेंडर एट्रा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो गर्भावधि होती है वो होती है 36 मंथ की, और जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सैलामेंडर एट्रा जो है जिसके अंदर गर्भावधि कितनी होती है, 36 मंथ्स की होती है, और जो क्या है वर्टिब्रेट्स के अंदर मैक्सिमम है, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं अभी तक उनके अंदर सबसे ज़्यादा गर्भावधि जो है वो इसी की मानी गई है। किसकी? सैलामेंडर एट्रा की, जो कितनी है, लगभग 36 मंथ। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी ये यूनिट जो कि थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो भी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू सो मच।